वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कल आप सबका एग्ज़ाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप सबका। बस इतना कहूँगी कि अपने एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है उसको अपनी तैयारी पे, अपने हार्ड वर्क पे, अपने ट्रस्ट पे ज़रा भी हावी मत होने दीजिएगा। वरना आपको पता है कि आपको अगर 90 मार्क्स चाहिए तो 89, 87 यहाँ पर आकर जो है वो सुई अटक जाती है कई बार। क्योंकि एग्ज़ाम में जब बैठते हैं ना तो स्ट्रेस थोड़ा अलग टाइप का होता है। एक एग्ज़ाम फियर होता है जो कई बंदे झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, अपनी तैयारी पे भरोसा रखना है। आपने जितना पढ़ा है, जितनी आपने तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। ठीक है, मिलता उतना ही है जितना कि हमने तैयारी की होती है, जितने हमने उसमें एफ़र्ट्स लगाए होते हैं, जितना आपने उसमें हार्डवर्क डाला है उतना उसके अनुसार जो है वो आपको फल मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। एग्ज़ाम प्रेशर में, जो एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो प्रेशर में आकर, स्ट्रेस में आकर जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत नहीं करने हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है वो अपना आंसर टिक करना है। आपको पता है काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, इतना लेंथी पेपर जो है वो नहीं आता है, तो आप ईज़िली जो है वो सारा का सारा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पूरा पेपर जो है वो करके आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होती है। तो कल आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आज जो है हमने सोचा कि एग्ज़ाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनका जल्दी से फटाफट से एक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर आपको कोई चीज़ भूल गई हो तो आपको वो दोबारा याद आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो सिंधु सभ्यता में जो है वो कौन कौन से नगर थे जो कि बंदरगाह थे, ये पूछा गया है। तो ये इसका आपका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी के सभी जो है वो सभ्यता के बंदरगाह थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका पता कहाँ से चलता है? यजुर्वेद से। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय जो है इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो जैन महासभा है, जो प्रथम जैन संगीति है, वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। और सेकंड जो है वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। ऑप्शन सी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, दिल्ली का या दिल्ली नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी? देखिए, दिल्ली का जो है इस तरह से भी लिखा जाता था पहले, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, तो किसने की थी? ये की थी आपकी तोमरो ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दंतीदुर्ग कौन था? दंतीदुर्ग था राष्ट्रकूटों का संस्थापक। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी दंतीदुर्ग ने। कृष्ण प्रथम कौन था? कृष्ण प्रथम ने जो है वो एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। सुना होगा आपने कैलाश मंदिर के बारे में। एक ही चट्टान को जो है ऊपर से नीचे की तरफ को काट कर ये बनाया गया है। राइट। नेक्स्ट वन इज, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा जो है ये है आपका कुतुब मीनार का मुख्य द्वार, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो है वो किसे कहा जाता था? औरंगजेब को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो हवा जो महल है ये आपका है जयपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट वन। देखा होगा आपने। ठीक है, अगर आप कभी भी गए नहीं हैं तो आपने फ़ोन में तो ज़रूर ही देखा होगा। हवा महल बहुत फेमस है जयपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई जो है वो कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा जाता है। 1757 में। कब हुई थी? 1757 में। और उस समय जो है वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता है प्लासी का युद्ध हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है, और धीरे धीरे जो सारा का सारा शासन है, जो सत्ता है, वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली जाती है। ठीक है, यहाँ से जो है प्लासी के युद्ध से सत्ता का पलटना जो है वो शुरू हो जाता है एक तरह से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो कहा जाता है आपका वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कब का है? 1854 का है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम आया था ये वुड डिस्पैच। इसे कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, याद रखना है आपने, राइट। हंटर आयोग कब आया? हंटर आयोग जो है आपका 1882 में आया। रेले आयोग जो है ये आपका 1902 में आया, और जो सैडलर आयोग है ये आपका 1917 में आया। ये भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो सबसे पहले किसने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और आपका जो आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई कब थी? तो ये हुई थी आपकी 1828 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, बंकिम चंद्र चटर्जी ये चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूति बनाया है? तो आनंद मठ जो है वो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, ठीक है। और आपको पता है हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इस आनंद मठ की जो आधार भूमि है वो कौन से विद्रोह की कथा है? सन्यासी, पागलपंथी या नील या पावना? तो जो आपका सन्यासी विद्रोह हुआ था उसकी कथा को जो है वो आधार बनाया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो ये हमने क्वेश्चन जो है डिटेल से डिस्कस किया था कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें इंडिया के अलग अलग भागों से अलग अलग लोग जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो हमने देखा था कि बिहार से किसने किया था? तो बिहार से किया था आपके कुंवर सिंह ने, और ये सबसे उम्र दराज थे इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान थे? तो पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच, ठीक है। इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें प्रावधान था कि निम्न वर्ग के लिए जो आरक्षण है उस आरक्षण सहित जो है वो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के जो विचार थे ना उनका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.N. रॉय के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की शहादत से हैं? तो जब आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी उसे कहा गया ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इनकी शहादत को कहा गया ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट वन इज, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो ये कहाँ से हुआ था? ये पश्चिम बंगाल से इनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, राइट, जो प्रियम्बल है उसमें एक ही बार संशोधन हुआ है अभी तक, और वो कब हुआ है? वो हुआ है आपका 1976 में। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर होगा। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था? तो भारतीय संविधान के जो निर्माण में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो छोड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ठीक है। मैक्सिमम जो उपबंध है वो यहीं से लिए गए हैं। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भाग जो है वो भारतीय संविधान में थे पहले। अगर वर्तमान की बात की जाए तो अभी इसका आंसर होगा 25, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 10th अनुसूची है, जो 10th शेड्यूल है, वो आपकी संबंधी है दल बदल कानून से। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट वन इज, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के लिए जो है वो 52 है, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के लिए कौन सा है? उपराष्ट्रपति के लिए है 63। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। 76 किसके लिए है? तो 76 है आपका अटॉर्नी जनरल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये तीनों साथ साथ में बने थे। तो झारखंड देखते हैं कब बना था। झारखंड बना था आपका 15 नवंबर 2000 को, राइट। नेक्स्ट वन इज,
वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करें, क्या कहलाती है। तो रिट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर जो है वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, और जो आपका हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के अंडर जो है वो रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो ऐसी कौन सी रिट है जो कि किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को ये आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें, तो वो है आपकी परमादेश रिट। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल राइट्स का हमें पता है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमने लिए हैं यूएसए के संविधान से। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है यूएसएसआर से। ठीक है, उस टाइम ये यूएसएसआर था और वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, रूस। राइट, ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ, उस समय ये यूएसएसआर था। राइट, नेक्स्ट वन इज, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही करता है, ना कि राष्ट्रपति। राइट, नेक्स्ट वन इज, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है। आर्टिकल 123 कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, और राज्यपाल के लिए 213। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अध्यादेश जारी कर सकता है किस सूची पर कर सकता है, राज्य सूची पर, संघीय सूची पर, राज्य और संघ और समवर्ती सूची। तो संघ और जो समवर्ती सूची है इस पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। उसे हम कहते हैं अपसौर। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सूर्य से अधिकतम दूरी किसी ग्रह की, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसौर। दिन कोई ग्रह सूर्य के बिल्कुल नज़दीक हो उसे कहेंगे उपसौर, ये भी आपने याद रखना है। राइट, नेक्स्ट वन इज, मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो मेंटल जो है उसमें होती है सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप मुझे बताएंगे कि टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी अक्षांश रेखाएं हैं और कितनी देशांतर रेखाएं हैं। नेक्स्ट वन इज, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है, जो आपकी डेट फिक्स करती है कि आज कौन सी तारीख होगी, कल कौन सी तारीख होगी, वो आपकी गुजरती है 180 डिग्री से। ऑप्शन बी इज द राइट वन। राइट, नेक्स्ट वन इज, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में, अवसादी में, कायांतरित में या अधिवतलीय में। तो सूक्ष्म जीवों के जो अवशेष हैं, जो आपके जीवाश्म है, वो किस में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं आपकी अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी जो है वो भूकंप का विज्ञान है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत इनमें से कौन सा नहीं है। माउंट एटना, फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक या किलिमंजारो। तो माउंट ब्लैक जो है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है, माउंट फ्यूजियामा भी और किलिमंजारो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है आपकी विक्टोरिया। ऑप्शन बी इज द राइट वन, जहाँ से आपकी नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका बोर्नियो द्वीप। ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट वन इज, विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। विश्व का जो मरुस्थल विहीन, जहाँ पर एक भी मरुस्थल नहीं है, वो कौन सा महाद्वीप है। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। एशिया में महाद्वीप, एशिया में जो है वो मरुस्थल आपके हैं। अफ्रीका में भी आपका जो मरुस्थल है वो है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, लेकिन यूरोप में जो है वो आपका एक भी मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा।
तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आपके क्विक रिवीजन के लिए लाई गई थी। आई होप अच्छी लगी होगी आपको। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ज़रूर दिया कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कल आपका एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम के बाद हो सके तो अपना स्कोर हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल शांत होकर जो है वो आपने अपना एग्ज़ाम अटेंड करना है, और उसके बाद देखना आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव होगा। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आप कल बेहतर करके आएँ एग्ज़ाम में, और आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, हम प्रे करेंगे कि सभी के सभी जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और सभी का इस बार जो है वो क्वालिफाई हो जाए। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।